वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। तो सेट्स का कॉन्सेप्ट वहां से आया है, ये बेसिकली मॉडर्न मैथमेटिक्स का पार्ट है। मॉडर्न मैथमेटिक्स का पार्ट है और इसका आइडिया जिन्होंने दिया था जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर। ये एक्चुअली काम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे। जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे काम कर रहे थे तो जो सारे नंबर्स या वैल्यूज आ रहे थे उनको एक जगह पे लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और जैसे सारे नेचुरल नंबर्स को एक साथ लिखना मुश्किल है, रियल नंबर्स पे लिखना मुश्किल है, इंटीजर्स पे लिखना मुश्किल है, लेकिन किसी तरीके से अगर कुछ लिख दें जिससे हमको समझ आ जाए कि अच्छा ये तो नेचुरल नंबर्स है। जैसे सिर्फ हम लोग लिखते हैं ना, बचपन से पढ़ते हैं ना, एन या फिर जेड या फिर आर या फिर क्या है इरेशनल का पी, सॉरी क्यू। क्यू है ना इरेशनल नंबर्स का। तो ये सब जो आपने देखा है दीज आर बेसिकली एन क्या है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, जेड है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, आर क्या है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स और क्यू है कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये जो कलेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, यही सेट्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तीसरा टाइप्स ऑफ सेट्स है, एम्प्टी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स, और लास्ट में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन। जैसे मॉडर्न मैथमेटिक्स में जॉर्ज कैंटोर के सब मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे ये कुछ काम कर रहे थे। तो इनको रियलाइज हुआ कि सारे वैल्यूज को एक साथ लिख पाना बहुत मुश्किल आ रहा है। तब इन्होंने एक किया कॉन्सेप्ट दिया था सेट, और सेट हैज बिकम द बेसिस और बेसिक ऑफ ऑल द चैप्टर, फर्दर चैप्टर्स जैसे कि अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस एंड लॉजिक। सेट्स को हर जगह पे यूज करते हैं। द फॉर्मल स्टडी ऑफ सेट्स बिगन इन द लेट 19th century with the German mathematics called George Cantor. A set क्या है डेफिनेशन? A set is simply a well defined collection of distinct objects. कुछ नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे और उसको बोल देंगे हम लोग सेट्स। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, या फिर सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास 11। तो हम कर क्या रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लिखने का कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला जो है वो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। सेट्स का कुछ रूल्स जान लेंगे पहले। पहला, सेट्स को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो ज्यादातर कैपिटल लेटर से करते हैं, कैपिटल लेटर्स या फिर कुछ सिंबल्स, ग्रीक सिंबल्स। दूसरा, जो सेट्स के अंदर होंगे उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं और एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये बहुत इजी है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बोलता है कि अगर कोई सेट ए है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स या जितने भी एलिमेंट्स हैं बस उनको कॉमा यूज करके आप लिख दो। बहुत सिंपल। क्या है रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म है किसी भी सेट को उसके किसी सिंबल या कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करके और उनको इन दोनों ब्रेसेस में उसके सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट कर दो यूजिंग अ कॉमा। ठीक है, दूसरा जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते कैसे हैं? वही सेम सेट इज इक्वल टू
फिर लिखेंगे एक वेरिएबल यूज करेंगे x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये दूसरा है जो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली यूज करते हैं कि बहुत बड़ा नंबर है या बहुत ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, उस टाइम यूज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब यहाँ पे आप देखो कि बस एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, x इज सच दैट, इसको पढ़ते हैं इज सच दैट, और ये जो ब्रेसेस दिख रहा है ना आपको, इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल। कैसे पढ़ेंगे? a इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, और पढ़ेंगे इसको x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको अगर चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में तो कैसे फिर चेंज करेंगे? a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो नहीं आएगा, लेस देन 10 है क्योंकि, तो 9 तक इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पहला चीज सेट्स में बिलोंग्स टू, एक नया सिंबल आपके सामने मिल के आएगा जो ई के जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा कर्व रहता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का कहानी ये है, जैसे सेट ए था वो पिछली बार 1 2 3 4 6 7 8 और 9, तो ये बिलोंग्स टू सिंबल उन एलिमेंट्स के लिए होता है जो इसमें या तो है या तो नहीं है। कैसे? अगर हम लिखना चाहें 2 स्पेस a, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या 2a में है? 2a में है, अगर है तो यूज करेंगे सिंबल बिलोंग्स टू। अगर मान लीजिए जैसे लिखा 10 फिल इन द ब्लैंक्स a, तो ये पूछ रहा है कि क्या 10 a में है? 10 तो नहीं है, तो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे डज नॉट बिलोंग। क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख कर ऐसे काट देंगे, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। तो ये बिलोंग्स टू सिंबल प्लीज याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला है, अच्छा पहले जान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है छोटा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से शुरू होने वाला क्या है? जून, जुलाई, और कुछ है क्या? तो जो मेरे लिए जून जुलाई अगर जे से स्टार्ट हो रहा है और आपके लिए स्टार्ट हो या किसी के लिए भी होगा, तो इसका मतलब अगर सबके लिए सही है तो वो वेल डिफाइंड हुआ, और अगर वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब ये सेट है। हाँ, पहला वाला जो है वो सेट है। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है? सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मेरे लिए जो 10 मोस्ट टैलेंटेड है, जो हॉरर स्टोरी लिखता है या जो साईफाई लिखता है, वो मेरे लिए टैलेंटेड होगा, या कोई रोमांस का लिखता है या फिर कुछ और लिखता है, वो किसी और के लिए टैलेंटेड होगा। तो ये जो है, इसका जो आंसर आ रहा है वो एम्बिगुअस आ रहा है। एम्बिगुअस का मतलब, एम्बिगुअस का मतलब कि मेरे लिए जो है वो किसी और के लिए नहीं है, उसके लिए कुछ और आंसर आ रहा है, उसके लिए कुछ और आंसर आ रहा है, तो सबके लिए अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सेट नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड कैसे डिसाइड करोगे? बेस्ट बैट्समैन रन के हिसाब से या फिर स्ट्राइक रेट के हिसाब से नहीं कर पाओगे। मेरे लिए बेस्ट बैट्समैन अगर विराट कोहली है या एम एस धोनी है, तो आपके लिए अभी सूर्य कुमार होगा या फिर हार्दिक पांड्या होगा। तो मेरे लिए 10 बेस्ट बैट्समैन है, वो आपके लिए 10 बेस्ट बैट्समैन नहीं होगा। इसका मतलब फिर से एक एम्बिग्विटी आता है, और जैसे ही एम्बिग्विटी आ गया तो ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्या ये वेल डिफाइंड होगा? जितने भी क्लास आपकी क्लास में बच्चे हैं, उनमें से बॉयज को अगर कैटेगराइज कर दें एक जगह पे तो कर सकते हैं, इसका मतलब ये जो है ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100 से 1 से लेकर के 99 तक जाएंगे, तो मेरे लिए जो 1 से 99 का आंसर है आपके लिए भी सेम होगा, पड़ोसी से पूछोगे तो उसके लिए भी सेम होगा। तो सबके लिए सेम आ रहा है, मतलब फिर से ये कोई एम्बिग्विटी नहीं है, फिक्स्ड है कि हाँ 1 से 99 तक ही आएगा, तो ये सेट हो जाएगा।
अगला है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हाँ, मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा है वो लिखा है, जो नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है, कोई तरह का एम्बिग्विटी नहीं है यहाँ पे भी, तो इसका मतलब है कि ये भी सेट्स है। अगला द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हाँ, इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 10 ऐसे चलते जाएगा, तो मेरे लिए भी, आपके लिए भी और सबके लिए सेम आंसर है, क्योंकि ठीक है थोड़ा दूर तक जा रहा है, अनकाउंटेबल है कोई बात नहीं, पर आंसर तो सबका सेम है ना, तो अगर सेम है तो इसका मतलब ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर फिक्स्ड है, सबके लिए पता है कि यही क्वेश्चन है, तो ये भी सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ये सब आता है ना, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट सेफेस्ट, ऐसा कुछ कुछ भी आ जाए, तो उस केस में मेरे लिए डेंजरस है स्नेक, आपके लिए डेंजरस है लायन, तो इस केस में हम लोग के पास फिर से एक डुअल आंसर आ रहा है। डुअल नहीं, क्या अगर किसी और से पूछोगे तो उसके लिए डेंजरस कुछ और होगा, तो इसलिए इसका भी आंसर देना मुश्किल है, तो ये भी सेट्स नहीं है। तो इनमें से देखा आपने कि कुछ कलेक्शन सेट कहलाते हैं, कुछ कलेक्शन सेट्स नहीं कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं तुरंत फिर से। ए क्या दिया हुआ, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब यहाँ पे पहला बोलता है 5 ए को बिलोंग करता है, 5 ए को बिलोंग करता है, यस, तो यहाँ सिंबल दे देंगे बिलोंग्स। अगला 8 बिलोंग्स टू ए, 8 है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग। फिर से 0 बिलोंग्स टू ए, एकदम नहीं, लिखेंगे डज नॉट बिलोंग। 4 बिलोंग्स टू ए, 4 है क्या ए में, हाँ है, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू। ऐसा ही अगर ऐसा लिखा रहता तो 10 स्पेस ए, 10 क्या ए में है, नहीं है, तो इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग। ओके, तो ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे हम लोग, जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स को बस ब्रेसेस में डाल देते हैं। देखते हैं पहला क्या है, x इज एन इंटीजर एंड -3 से बड़ा है और इक्वल टू भी x और 7 से छोटा है। इंटीजर है तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ, -3, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो -3 इंक्लूड कर लेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्या 7 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो बस 6 तक होगा। ये हो गया उसका सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया उसका रोस्टर फॉर्म। कोई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कौन सा, 3। ओके, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो कुछ नहीं, c इज इक्वल टू 8। 8 कैसे करेंगे, तो करेंगे 1 7 7 1 2 6 6 2, उसके बाद 3 5 5 3 4 4, फिर 8 0। कुछ छोड़ा क्या, और छूट भी गया होगा तो देख लेना। कैसे करना है कि दोनों डिजिट ऐड करने पे 8 आना चाहिए, और 8 आना चाहिए, और उन सारे सारे नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को लिख देंगे। ओके, चलते हैं आगे। अगला है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते वक्त बहुत ध्यान रखेंगे बहुत सारी चीजों का। पहला है 3 6 9 12, मैं एक लिख के देखता हूं, अगर इसको सेट ए ले लेते हैं तो a इज इक्वल टू ब्रेसेस x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n। सही लिखें, x इक्वल टू 3n, क्योंकि 3 का ही मल्टीपल है, और लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4, और फिर में लास्ट में लिख देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे बंद। तो देखिए, तो सही लिखें, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, n 1 पुट किए तो 3, 2 पुट किए तो 6, 3 पुट किए तो 9, 4 पुट किए तो 12। ऐसे ही ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। किसी और को उठा लेते हैं, जैसे 4 नंबर को, 4 नंबर को उठाएंगे तो कैसे आएगा, a b इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू, ये ध्यान से देखोगे तो 5 का पावर n है,
तो 5 का पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये जो लिखने का तरीका है ना एकदम बेसिक वे ऑफ राइटिंग सेट बिल्डर फॉर्म। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे या कॉन्सेप्ट जैसे से आगे लेकर के जाएंगे वैसे समझ आएगा कि इसको और बेसिक के बाद इंटरमीडिएट उसके बाद प्रो लेवल तक भी इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। फिलहाल के लिए बेसिक के लिए ऐसे लिखेंगे सही है। अगला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब नाम से को लग रहा है एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब a set which does not contain any element, which does not contain any element, एक भी एलिमेंट नहीं है, इस कॉल्ड तीन नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं एम्प्टी सेट, कहीं कहीं नल सेट और कहीं कहीं वॉइड सेट। तो इन तीन नाम से जाना जाता है। और मतलब अगर कोई सेट ए है इसके पास नो एलिमेंट्स, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको बोलेंगे द एम्प्टी सेट। और इसको जनरली डिनोट करते हैं, एक सिंबल है उसका नाम है फाई। फाई अगर आपको दिख गया किसी भी सेट का, इसको समझ जाइएगा ये कैसा सेट है, नल सेट है। या फिर और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एम्प्टी ब्रेसेस। एम्प्टी ब्रेसेस भी कहीं दिख गया इसका मतलब भी होगा कि ये वॉइड सेट है, नल सेट है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। a इज इक्वल टू x is such that x is an odd number divisible by 2। आप अच्छा से सोचो तो कि उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन करो जो कि ऑड भी है और 2 से डिविजिबल भी है, तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो विच मीन्स a इज एक्चुअली खाली और ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, नेक्स्ट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नाम से ही लग रहा है फाइनाइट इनफाइनाइट। तो फाइनाइट जो होगा मतलब अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट, डेफिनिट मतलब काउंटेबल या फिर एम्प्टी। अगर कोई सेट एम्प्टी है या फिर उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसको कैटेगराइज करेंगे फाइनाइट में। और अगर कोई सेट में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको डालेंगे इनफाइनाइट। छोटा सा एग्जांपल, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट। ये देख लीजिए, ये तो लग रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है लेकिन 1 से लेकर के 4 तक है। तो इसके सारे एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें आप नहीं बता सकते हो कि कितना एलिमेंट्स है। तो इन सारे केसेस में अगर काउंटेबल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फाइनाइट और अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट equal sets। Two sets are said to be equal if they have exactly the same elements and we write a equal to b। एकदम पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। a अगर मान लिया जाए 1 2 3 है और b लिखा हुआ है 2 1 3, तो क्या इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो इन सारे सेट्स में जहां पे एकदम सेम एग्जैक्ट एलिमेंट्स पाए जाए उन केसेस में होता है इक्वल सेट्स। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लिया जाए a इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 है, तो अगर ऐसा केस होता है जहाँ पे 1 तो है 2 तो है 3 तो है पर 4 इसके पास है इसके पास नहीं है, तो इन सच केस विल राइट a इज नॉट इक्वल टू b। एकदम पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर a इज इक्वल टू ए बी सी है, b इक्वल टू 1 2 3 है, तो बहुत बच्चे हड़बड़ में क्या करते हैं, सर इसके पास तो 3 एलिमेंट है ना, इसके पास भी 3 एलिमेंट है, तो बोल देते हैं दोनों को इक्वल सेट्स। नहीं, गलत है। अगर ऐसा केस होता है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होता है, उस केस में बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है,
अगर नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे इसके पास 10 है, इसके पास 10 है, इसके पास 15 है, इसके पास 15 है, उस केस में बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। और जो होता है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं उस सेट का कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, जिसको n ऑफ a से दिखाते हैं। और ये कार्डिनल नंबर सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए होता है। ऑब्वियसली इनफाइनाइट का कार्डिनल नंबर नहीं हो सकता, तो ये जो कार्डिनल नंबर है सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए होता है। ठीक है। और एक चीज और, अगर हम लोग कहीं ऐसे लिखते हैं ना, जनरली हम लोग ऐसे लिख नहीं सकते 1 2 3 4, ये जो डॉट 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 है ना, ये अपने कन्वीनियंस से हम लिख रहे हैं। कहीं सेट्स में जिक्र नहीं है कि आप डॉट 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 करना ही चाहिए, ये बस हम समझाने के लिए कि एंड सो ऑन लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं। मतलब एक चीज अगर या सही में समझोगे तो जो इनफाइनाइट सेट है उसको ना रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, हालांकि हम लोग लिख देते हैं डॉट 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 यूज करके, लेकिन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक में। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद है, अच्छा कुछ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब कि एक भी एलिमेंट कॉमन, नल सेट का मतलब एक भी एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो ऑड भी है 2 से डिविजिबल भी है? सर नहीं। तो ये इस केस में यू गेट इट इज इक्वल टू, इस केस में 5। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है? हाँ, एक प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2। तो इसमें एक एलिमेंट तो आ गया, तो एक एलिमेंट भी अगर आ जाता है तो वो कहलाएगा, वो नहीं कहलाएगा नल सेट में। ठीक है। और एक चीज और जानने के लिए, एक एलिमेंट होता है ना तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। फिर से एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर एक एलिमेंट किसी सेट में पाया जाए तो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। आगे, x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5, 5 से पीछे और 7 से बड़ा। देखिए, तो कुछ भी ऐसा कोई भी नंबर है दुनिया में, एंड मतलब होना चाहिए दोनों में, तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर है नहीं है, तो ये भी आ गया 5। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, तो दो पैरेलल लाइंस है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है, तो ये भी आ गया 5। तो इनमें से 3 था आपका नल सेट और एक जो था वो था सिंगलटन सेट। ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? सिंपल, अगर हम लोग काउंट कर पाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को तो फाइनाइट, नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट। पहले तो ये जो डॉट डॉट वाला है इसको तो डायरेक्ट इनफाइनाइट डाल देते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स इन ईयर काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट। 1 से लेकर के 100 तक साफ साफ लिखा हुआ है, ये भी फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर बहुत है, 101, 102, 103 और ये चलते जाएगा हमेशा के लिए, तो इसीलिए इसको किस कैटेगरी में डाल देंगे? डाल देंगे इनफाइनाइट कैटेगरी में। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से जो छोटा है प्राइम नंबर तो अच्छा है ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे चलते जाएगा, और लास्ट में 97, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 97 तक जाएगा। तो ये तो फिर से काउंट किया जा सकता है, तो ये भी फिर से आ जाएगा किस कैटेगरी? फाइनाइट की कैटेगरी में। ओके। सबसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसेट्स का मतलब होता है कि एक सेट के कुछ या सारे एलिमेंट्स को लेकर के अगर एक नया सेट बना लेंगे वो बन जाएगा सबसेट। फिर से, सबसेट का मतलब है किसी सेट से कुछ या सारे एलिमेंट्स को लेकर के एक नया सेट बना देंगे तो बन जाएगा सबसेट। तो अगर मेरे पास कोई सेट ए है 1 5 6 7 8 9 10 और एक बी सेट बनाना चाहते हैं जिसमें से कुछ हम एलिमेंट्स को उसको उठा लेना चाहते हैं 2 4 5 और 7, इस केस में बी जो है वो ए का सबसेट हो जाएगा। ये जो सिंबल है वो है सबसेट का सिंबल। मतलब a set is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। अच्छा, हम तो एग्जांपल उल्टा ले लिए, इसको अगर आप B कर देते हैं, इसको A कर देते हैं, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, A के सारे एलिमेंट्स क्या B में है? बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो लिखेंगे A is a subset of B।
और अगर नहीं होता तो लिखेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये हो जाएगा नॉट अ सबसेट। ओके, अब कुछ पॉइंट्स तो याद रखेंगे। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दुनिया का हर सेट खुद का सबसेट होता है। क्यों? अगर बी इतना है और एक और बी ले ले, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक ले दे, क्या इसका सारा एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। और दूसरा जो नल सेट पढ़े थे ना, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होगा वो दुनिया के किसी भी सेट का सबसेट होगा। ठीक है। अगला है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का भी कुछ सबसेट होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तो सबसे जो छोटा वाला सबसेट होता है वो होता है एन। इससे ऊपर जाते हैं तो जेड, उससे ऊपर जाते हैं तो क्यू, उसके ऊपर जाते हैं तब आता है आर। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और ये हो गया रियल नंबर्स। तो आर से नीचे जितना भी है, इसके अलावा और भी है, नेगेटिव इंटीजर्स भी है। नेगेटिव इंटीजर के बाद इरेशनल भी है। कहीं कहीं आप देखोगे कि उसको पी से नहीं दिखाया जाता। तो ये सारे जो हैं आर के सबसेट हैं। मतलब अगर हम लिखना चाहें क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर, क्या क्यू का सारा एलिमेंट्स आर में होगा? हाँ। सारा रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो z के साथ भी सेम, z जाएगा becomes a subset of r, n becomes a subset of r. For instance, let's take negative integer को z minus is also a subset of r. और एक चीज छूट गया ना, w क्या था? होल नंबर, होल नंबर। Then again w is a subset of r, negative p is a subset of r. तो ये सारे जो पढ़ रहे हो q z n z minus w p, these all become the subset of real numbers. तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, सबसे छोटा n, n is a subset of w which is a subset of z which is a subset of q which is a subset of r which is a subset of, एक चीज और है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अभी आगे चैप्टर आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पैटर्न आपको समझ आना चाहिए। सबसे छोटा नेचुरल, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर, सारा होल नंबर जेड, सारा जेड क्यू, सारा जेड क्यू आर, और सारा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमको एक सेट लिखना है जो जिसको लिखना चाहते हैं रियल नंबर्स फ्रॉम 3 to 10। तो इसके लिए भी कुछ रूल होना चाहिए ना मैथमेटिक्स में, कि 3 से लेकर के 10 तक सारे रियल नंबर्स को लिखने का कोई तरीका मेरे पास होना चाहिए। और उस तरीके को यूज करने के लिए, उस तरीके के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो काटा गया है उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। और इसका भी 2 कैटेगरी है। सो बेसिकली 4 कैटेगरी बनता है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। क्लोज इंटरवल का कहानी ये है
कि इसका एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, रियल नंबर्स फ्रॉम 3 to 10। इसका कहानी लिख देते हैं, रियल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। यहाँ पे लिख देते हैं रियल नंबर्स फ्रॉम 3 but लेस देन 10, और लास्ट में लिख देते हैं रियल नंबर्स ग्रेटर देन 3 but लेस देन और इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखो, चारों अलग अलग है। पहला 3 से लेकर 10 तक सारे रियल नंबर्स को लिख के दिखाओ। दूसरा 3 और 10 के बीच का रियल नंबर्स को लिख के दिखाओ। तीसरा 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। उसके आगे लिखा हुआ है रियल नंबर्स ग्रेटर देन 3 बट लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब है, इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे इंटरवल्स में, तो क्लोज इंटरवल जब भी होगा, मतलब इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, जब भी बात करेंगे एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करने का, यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, इसमें यूज करेंगे ऐसा वाला ब्रैकेट। ठीक है, और इस दोनों में पहला वाला को इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरा वाला को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो जब जिसको इंक्लूड करते हैं उसको स्क्वायर, जिसको एक्सक्लूड करना है उसको ऐसा वाला ब्रैकेट। फिर से इधर एक्सक्लूड करेंगे और इधर इंक्लूड करेंगे। समझ आ रहा है? कहां से शुरू किए थे कहानी? 3 से। कहां खत्म किए? 10 पे खत्म किए। कहां से कहानी शुरू हुआ? 3 से, कहानी 10 पे खत्म हुआ। कहां से शुरू हुआ कहानी? 3 से, कहानी कहां खत्म हुआ? 10 पे। फिर से 3 से शुरू और 10 पे खत्म। चारों अलग है, ध्यान से देखो, फिर से बता रहा हूं। एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया, मतलब 3 और 10 भी मेरा आंसर है। यहाँ पे 3 और 10 आंसर नहीं, उसके बीच का सारा आंसर है। यहाँ पे 3 मेरा आंसर है, 3 के बाद वाला सारा आंसर है, लेकिन 10 से पहले जितना सारा रियल नंबर होगा सब चलेगा। 3 और 10 के बीच का सारा नंबर और 10 भी चलेगा। ठीक है, और इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो भी तरीका बहुत अच्छा है। जो लेफ्ट वाला पॉइंट है 3, जो राइट वाला पॉइंट है 10। अगर हमको इंक्लूड करना है किसी भी पॉइंट को, तो उसको पूरा रंग देंगे, और अगर हमको किसी पॉइंट को एक्सक्लूड करना है उसको खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ दोनों पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं तो दोनों को रंग देंगे, और उसको बीच वाला को भी पेंट कर देंगे। ठीक है, वैसे ही एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट रहेगा तो 3 और 10 में 3 को भी छोड़ दीजिए, 10 को भी छोड़ दीजिए, और बीच वाला को पेंट कर दीजिए। थर्ड, 3 को रखना है, 10 को छोड़ना है, छोड़ दिए, इसको पेंट कर दिए, क्योंकि 3 इंक्लूड करना है, और बीच वाला पूरा पेंट कर देंगे। फोर्थ, 3 को छोड़ना है, 10 को पेंट करना है, तो इसको पेंट करेंगे और इसको छोड़ देंगे, और बीच वाला पूरा पेंट कर देंगे। तो ये चारों जो है वो इंटरवल्स है, और इसको बहुत ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि इसका कहानी पूरे, इसके बाद आप जितना भी पढ़ोगे, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन, रेंज, आईटीएफ, सब में इसका काम है। ओके, नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट, बहुत इंपॉर्टेंट। अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन और प्रॉब्लम। अगर किसी गिवन कॉन्टेक्स्ट में मान लिया जाए, ए की हम बात कर रहे हैं जिसमें 1 2 3 है, बी की बात करें जिसमें 4 5 6 है, सी की बात करें जिसमें 1 5 7 9 है, और हम एक यू लिखना चाहते हैं, यूनिवर्सल सेट, ये इसका सिंबल भी याद रखेंगे।
जो कि 1 से लेकर के 10 तक एक सेट है। इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में क्या ए का सारा एलिमेंट यू में है? बिल्कुल। बी का सारा एलिमेंट यू में है? बिल्कुल। सी का सारा एलिमेंट यू में है? बिल्कुल। तो ये यू जो है वो मालिक बन जाएगा, और मालिक बनते ही उसका नाम पड़ जाएगा यूनिवर्सल सेट। इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में, हर चीज के लिए नहीं, इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में ये बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। उसी का डेफिनेशन फिर से, यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, मतलब गिवन कॉन्टेक्स्ट में, इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन और अ प्रॉब्लम। किसी एक प्रॉब्लम में अगर एक सेट है जिसके नीचे सारे सेट्स आ जाएंगे तो वो उसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट? ये क्वेश्चन तो कर लिए। ओके, मेक करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फिलिंग द सिंपल सबसेट या नॉट सबसेट। चलिए बनाते हैं। 2 3 4 एक सेट दिया हुआ जिसके एलिमेंट्स है 2 3 4। क्या 2 इसमें है? हाँ सर है। 3 है, 4 है, तो दिस बिकम्स अ सबसेट। अगला ए है, कहीं नहीं मिला, जैसे ही एक एलिमेंट में फेल कर गया, नॉट अ सबसेट। ओके, तीसरा, x is such that x is a class of 11 of your school, x is a student of your school। हाँ, जो क्लास 11 का बच्चा है मेरे स्कूल का, वो क्या स्कूल का बच्चा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब जो 11 का बच्चा है, दैट इज प्रॉपरली अ सबसेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। x is the circle in a plane and x is a circle in the same plane with radius 1 unit। सारे सर्कल्स क्या सबसेट है उस सर्कल का जिसका रेडियस 1 है? तो आप समझना चाहिए आपको कि क्वेश्चन ही उल्टा दिया हुआ, मतलब 1 2 3 4 ये सारे रेडियस वाले सर्कल बिकम्स अ सबसेट ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस है 1 यूनिट। ये तो गलत है ना, इसका 2 यूनिट है, ये हाफ, 0.25, 1 2, तो ये बहुत सारे सर्कल्स जो है इस एक यूनिट वाले सर्कल का सबसेट कैसे हो सकता है? मतलब अगर क्वेश्चन उल्टा पूछता है कि एक यूनिट वाला सर्कल वो सबसेट है सारे सर्कल्स का, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इसका पार्ट हो सकता है लेकिन ये पूरा इसका पार्ट नहीं हो सकता है, तो मतलब ये नॉट अ सबसेट होगा। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये तो आपको समझ आना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल कभी भी किसी रेक्टेंगल का सबसेट हो ही नहीं सकता। ट्रायंगल और रेक्टेंगल तो दो अलग कहानी है ना, तो ये तो नॉट सबसेट हो जाएगा। आगे, x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन and x is a triangle in the same plane, x is an equilateral triangle in a plane and x is an triangle in the plane। हाँ, every equilateral triangle is a triangle, true। अगर ऐसा ट्रू है तो ये सबसेट हो जाएगा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। क्या सारे इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में है? बिल्कुल है, तो ये भी हो जाएगा सबसेट। ओके, नेक्स्ट, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सबसेट्स लिखने के लिए आपको याद होना चाहिए एक फॉर्मूला, इसका नाम है नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n, where n is the number of elements in the set। ठीक है, तो पहला में कितना एलिमेंट्स है? एक एलिमेंट है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होंगे? 2 to the power 1 which is 2। क्या क्या होगा वो देखते हैं। पहला, एक सेट जिसमें एक खुद है, दूसरा कि कुछ ना हो, और मैंने पहले ये भी बोला था कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, आगे 2 to the power कितने एलिमेंट्स है? 2, मतलब 4 आएगा। क्या क्या आएगा? तो एक ए वाला, एक दूसरा सेट बनाते हैं जिसमें सिर्फ बी है, तीसरा जिसमें ए और बी दोनों है, और लास्ट में 5 एम्प्टी सेट। आगे 1 2 3 है तो 1 वाला कितना आएगा? 2 to the power 3 विच इज 8 सबसेट बनेंगे इसके। 1 2 3 ये अलग अलग वाला हो गया। उसके बाद 1 2 एक सेट बन सकता है, अगला 2 3 बन सकता है, अगला 1 3 बन सकता है, और लास्ट में 1 2 3 7 हो गया होगा। 1 2 3 4
7 और एक लास्ट में। अगला 5 में कितने एलिमेंट्स है? 0, तो 2 टू द पावर 0 इज 1, मतलब एक ही सबसेट होगा उसका मतलब 5। ओके, नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन एज इंटरवल्स। तो इंटरवल्स में जानने के लिए ना पहले बात समझेंगे, अगर ऐसा वाला या ऐसा वाला रहेगा तो इसका मतलब होता है इंक्लूड। फिलहाल के लिए लीनियर इक्वालिटी जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि कैसे ये काम करता है। इसका फिलहाल याद रखेंगे इंक्लूड एंड पॉइंट्स, और सिर्फ ऐसा वाला या ऐसा वाला इनइक्वालिटी दिखे तो एक्सक्लूड एंड पॉइंट्स। ओके, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -4 से बड़ा 6 लेकिन 6 से छोटा। तो क्या मैं इसे सही से लिख पा रहा हूँ? -4 छोड़ना पड़ेगा, कॉमा 6 इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे। ओके, अगला, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 0 से लेकर के 7, 0 को रखना पड़ेगा, है यहाँ पे इनइक्वालिटी, 7 को छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ना है तो ऐसा ब्रैकेट, और इन पॉइंट को इंक्लूड करना है तो ऐसा ब्रैकेट। अगला, x बिलोंग्स टू r, फिर से -12 से 10 तक दोनों को छोड़ना है, ब्रैकेट। आगे x बिलोंग्स टू r -3 से 4 दोनों को इंक्लूड करना है, मतलब 3 से 4 क्लोज ब्रैकेट। तो ये कौन सा केस हो गया? सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज, ये ओपन हो गया और ये क्लोज इंटरवल्स हो गए। ओके, नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये सेट बिल्डर में दिया हुआ था, हम लोग क्या में लिखे हैं इसको? इंटरवल्स में। अभी क्या में दिया हुआ है? इंटरवल्स में दिया हुआ है। तो उसी को कॉपी करके नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, बताना पड़ेगा कि वो रियल नंबर है, -3 दोनों एंड पॉइंट को छोड़ देना है, खत्म। ओके, 6 12 क्लोज इंटरवल, फिर से x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, कहाँ से? 6 से बड़ा है x और कहाँ से छोटा है? 12 से। पर क्योंकि एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करना है तो अब कैसे बताए थे कि इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, तो इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स का मतलब है दोनों में इक्वालिटी डाल देंगे। ओके, इसमें क्या है? सेमी ओपन सेमी क्लोज, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 से लेकर के 12 तक, किसको इंक्लूड करना है? 12 को, तो 12 में इनइक्वालिटी लिखा हुआ है। लास्ट, ये क्या लिखा हुआ है? x is such that x belongs to R, -23 से x से बड़ा है 5, दोनों। अच्छा, इधर से क्लोज्ड है ना, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखा देंगे। तो ये लिखने का तरीका हो गया, जब इंटरवल में दिया हुआ है उससे हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, आगे दिया हुआ है गिवन दैट सेट्स A इक्वल टू 1 3 5, B is equal to 2 4 6, C is equal to which of the may be considered as universal sets of the थ्री सेट्स ए बी सी। तो बस हमको ये देखना है कि ए बी सी तीनों का जो सेट्स है के सारे एलिमेंट्स है वो मेरे 1 2 या 3 या 4 में है कि नहीं। तो इस केस में सेट 1 1 3 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। सेट बी में है 2 4 6, इसमें है, इसमें नहीं है, 2 4 6 इसमें है, 2 4 6 इसमें भी है। सी दिया हुआ 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 नहीं है, नहीं है, 0 2 4 6 8 इसमें है, 0 2 0 तो है ही नहीं, गया, बस काफी है। तो देखो तीनों टिक किस में लगा हुआ है, मतलब ए का एलिमेंट भी है इसमें, बी का एलिमेंट भी है और सी का एलिमेंट भी है, मतलब दिस इज करेक्ट। ठीक है, ओके। तो आगे जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे वेन डायग्राम। Venn diagram is basically representation of sets। सेट्स को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें दो रूल याद रखेंगे कि जब भी यूनिवर्सल सेट होगा तो हमेशा इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी कोई नॉर्मल सेट होगा तो उसको सर्कल से
रिप्रेजेंट करेंगे। और हमेशा जो है कोई भी सेट यू के अंदर बनाएंगे, मतलब ये यू होगा और उसके अंदर कितना भी सेट आप बनाना चाहो, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो अगर मान लिया जाए सेट ए है 1 2 3 और यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको ऐसे बना सकते हैं u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको सर्कल करके, बाहर नहीं होना चाहिए, इसको सर्कल करके बना देंगे ए, सेट ए। ऐसे वो काम करता है वेन डायग्राम। दो चीज बेसिकली याद रखना है, रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट और कोई भी नॉर्मल सेट के लिए यूज करेंगे सर्कल। ठीक है। ऑपरेशन ऑन सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सेट्स के बीच में क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे हर चीज का यूनियन होता है, यूनियन का मतलब है कि अगर ये दो सेट है, ये सेट ए है और सेट बी है, हमको दोनों का करना है यूनियन। तो यूनियन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा कि सेट का सारा एलिमेंट यहां लिखेंगे, सेट बी का भी सारा एलिमेंट यहां लिखेंगे और बंद कर देंगे। इसमें एक केस हो सकता है कि कुछ एलिमेंट सेट ए और सेट बी में दोनों में रहे, तो उसको सिर्फ लिखेंगे एक बार, राइट दोज एलिमेंट्स ओनली वंस, राइट दोज एलिमेंट्स ओनली वंस। ठीक है। तो एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, a इज इक्वल टू लेट से 1 2 3 4, और एक और ले लेते हैं सेट बी 3 4 5 6। तो हमको निकालना है, हाँ इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है ए यूनियन का यू और बी। तो अगर हमको निकालना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर यहाँ से 3 4 5 6, लेकिन 3 और 4 पहले लिख चुके हैं, तो क्योंकि उसको एग्जैक्टली एक ही बार लिखना है, तो यहाँ से फिर 4 के बाद लिखेंगे 5 और 6, ये कहलाएगा यूनियन। ओके। तो डेफिनेशन क्या है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी is set which consists of all the elements of A and the elements of B, the common elements being taken only once। एक बार लेंगे उन एलिमेंट्स को जो कॉमन है और बाकी सबको साथ में लिख देंगे, वो बन जाएगा यूनियन। अगला जो है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में होने चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई सेट ए है और सेट बी है और हमको इसका इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन, तो अगर इंटरसेक्शन करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल फिर से 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 और 6। क्या दिया हुआ टॉपिक, ए सिंबल क्या होता है, उल्टा यू इज इंटरसेक्शन। ये जो सिंबल, दिस इज अ सिंबल फॉर इंटरसेक्शन, दिस इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। तो इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, उन सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन है, जैसे 3 4 3 4, तो लिखेंगे 3 और 4, ये हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। ओके। अच्छा, इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं। यूनिवर्सल सेट ए सेट बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। क्या है, ए यूनियन बी, मतलब ए में है तो भी चलेगा, बी में है तो चलेगा, और दोनों में है तो एक बार लिखेंगे। तो ये अगर मैं अच्छा से शेड कर दूं, जो शेडेड पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली दिस गिव्स अस, यहां से लेकर के यहां हो जाएगा ए यूनियन बी। ओके। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन का बनाना है तो यू पहले, दिस इज यू, दो सेट, सेट ए और सेट बी, उन सारे एलिमेंट्स का बात करना है मुझे जो दोनों में है। तो ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, दिस इज ए इंटरसेक्शन। ऐसे वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ओके। है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स दो तरीके से समझ आएगा। पहला, एक हमको पता होना चाहिए ए माइनस बी, और दूसरा बी माइनस ए। ठीक है। इसको पहले वेन डायग्राम से समझते ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा। अगर कोई ऐसे एलिमेंट ए है, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स
जो सिर्फ ओनली ए में है, बी में ना हो। तो आप अच्छा से सोचो, तो क्या ये जो है, इतना अगर मैं सेट करूं ये कॉमन वाला छोड़ करके, तो क्या ए माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा? और बी माइनस ए का मतलब एग्जैक्टली इन बी या ओनली इन बी, और ए में वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो सेटिंग है सेकंड वाला, दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए। डिफरेंस ऑफ सेट्स फिर से अगेन, ए माइनस बी का मतलब ओनली इन ए, बी माइनस ए का मतलब ओनली इन बी। मतलब अगर एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में समझते हैं, 1 2 3 4 5 है और बी दिया हुआ है लेट्स से 5 6 7 8। तो अगर हमको निकालना है ए माइनस बी, तो इसका मतलब है वो सारे एलिमेंट जो ए में होना चाहिए बी में नहीं होने चाहिए। तो सर 5 ऐसा है जो बी में है, तो इसको छोड़ करके सारा लिख देंगे। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछता बी माइनस है, वो सारे एलिमेंट्स जो बी में है मगर ए में नहीं है, तो सर 5 छोड़ करके सब 6 7 और 8। ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इज जस्ट इफ सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, तो आपको बताना है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा। इसका एक वेन डायग्राम बना दे। पहले वेन डायग्राम बनाने से पहले, अगर एक सेट दूसरा सेट के अंदर है, जैसे अगर ये ए है और ये बी है, मतलब ए का सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है कि नहीं, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। उसी तरह से अगर इसको बनाएंगे तो ये यू हो गया, बाहर में बी और उसके अंदर में कहीं ए होगा। इसका मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और आपको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए में है तो भी ठीक, बी में है तो भी ठीक, दोनों में है तो अच्छा है। तो ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी होगा कि नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा सेट बी है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी। अच्छा, अगर इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताओ तो। चलो ट्राई करते हैं, ये दोनों का इंटरसेक्शन, छोटा सा वेन डायग्राम जल्दी से, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए और बी का इंटरसेक्शन सेट ए आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा सेट। ठीक है, तो इसको एज अ कॉन्सेप्ट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ए इज दिस 3 5 7 9 11, लिख लेते हैं एक बार। A is 3 5 7 9 11, B is 7 9 11 13, C is 11 13 15, और D भी दिया हुआ है, D दिया हुआ है 15 और 17। तो आपको निकालना है A इन, ये क्या है ये जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन का है। यहाँ पे कुछ रिपीट हो गया है, इसको हटा दो, सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। आगे यहाँ पे भी कुछ रिपीट हो गया है, इसको हटा देते हैं। आपको निकालना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगला ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, अगला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ध्यान से बनाएंगे, पहला है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन 3 7 9 और 11। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए इंटरसेक्शन बी का 7 9 और 11। ओके, उसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, 3 5 7 9 11, सिर्फ 11 है शायद, तो इसका हो जाएगा सिर्फ 11, सिंगलटन सेट, सिर्फ एक एलिमेंट। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, शायद कुछ नहीं कॉमन है, 13 तक यहाँ है, 15 17 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। एक चीज और याद रख सकते हो कि अगर दो
सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अगला है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो ये भी फाई, तो इसको भी नाम दे सकते हैं, दोनों कैसा सेट है, डिसजॉइंट सेट्स। आगे है ए यूनियन डी। ए यूनियन डी कर ले पहले, ए और डी का यूनियन करेंगे तो 3 5 7 9 11 15 70, ये हो गया ए यूनियन डी। बी यूनियन सी करते हैं, बी यूनियन सी, तो यूनियन 7 9 11 13 और 15, और दोनों का फिर क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन कौन सा कॉमन है? कुछ 11 11 9 15 15 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 11 और 15। ऐसे ही इसको बना लेंगे, तीनों में जो कॉमन होगा ए सी डी में, ए सी डी में क्या कॉमन है? ए और सी में क्या कॉमन है? 11, और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो सीधा सीधा फाइव लिख दो इसको। लास्ट वाला बी यूनियन सी कर ले पहले, बी यूनियन सी आपका आएगा 7 9 11 13 15, और इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, 3 5 7 9 11। देखिए क्या कॉमन है? 7 9 11 7 9 11, तो आंसर हो जाएगा इसका 7 9 11। ऐसे करके बना सकते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। देखिए अभी क्या बताए थे कि अगर ए इंटरसेक्शन बी आता है फाई, तो इन दोनों को कैसा सेट बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट्स। ओके, देखते हैं 1 2 3 एक सेट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, 4 से बड़ा 6 से छोटा और 4 और 6 को इंक्लूड करते हुए इंटरवल का कॉन्सेप्ट है, तो ये बेसिकली 4 का 6 है, और ऑल्सो वॉट एवर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 4 5 और 6 यही आ जाएगा, यही 3 एलिमेंट्स आएगा इसमें, 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 है। क्या कुछ कॉमन है दोनों में? हाँ, 4 कॉमन है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, और इसको अगर वेन डायग्राम से समझना है तो दो सेट्स अगर ऐसे ड्रॉ हो गए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट्स। और अगर किसी का वेन डायग्राम ऐसा आता है जो कुछ कॉमन पार्ट रह जाए, ये डिसजॉइंट नहीं। ओके, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ कुछ कॉमन है? हाँ सर कॉमन है, गया। एक भी कॉमन आया ना, डिसजॉइंट नहीं होगा। एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज नॉट इंटीजर, हाँ कोई भी इवन इंटीजर और कोई भी ऑड इंटीजर कॉमन कभी नहीं होगा, तो यस इट इज डिसजॉइंट। तो तीनों में से सिर्फ एक डिसजॉइंट था, वो था थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? आइए जानते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट and set A as a subset of U, then the complement of A is the set of all elements of U which are not in the elements of A। बहुत इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अगर कोई यूनिवर्सल सेट में कोई सेट A दिया हुआ है और हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो U में है मगर A में नहीं है, ये दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसको 2-3 स्टाइल से लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या? u माइनस ए, डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो u और में से एक घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं a डैश से। a डैश होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ओके, अच्छा ये बताओ कि अगर a डैश और a का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अगर ए डैश का इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो क्या आएगा? ए डैश में और ए में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो आएगा 5। ऐसे थोड़ा बहुत लॉजिक लगा करके इसको समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इफ यू इज दिस एंड ए इज 1 3 5 7 9, तो आपको ए डैश निकालना है, तो यू लिख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 और ए दिया हुआ है तुम्हारा 1 3 5 7 9। आपको निकालना क्या है ए डैश, बहुत आसान। जो इसमें नहीं है तो 1 हटा दो, 3 हटा दो, काटना मत, हम बस ऐसे समझाने के लिए काट रहे हैं। 5 हटा दो, 7 हटा दो, 9 हटा दो, क्या क्या बच गया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। जो यू में है ए में नहीं है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट, हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में दो चीज बहुत जरूरी है आपको याद रखना, कुछ प्रॉपर्टीज। पहला है, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया ना, कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू 5 यू, और दूसरा ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। इसके अलावा एक लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, इसको मगअप कर जाएंगे, याद कर लेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ एकदम प्रोबेबिलिटी सेट्स और रिलेशन फंक्शन में भी कहीं कहीं जरूरत पड़ सकता है, एकदम डी मॉर्गन्स लॉ को मगअप कर जाएंगे। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? कहता है कि अगर ए यूनियन बी है, उसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा बोलता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये आपका हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ये दोनों प्रॉपर्टी प्लीज याद कर लेंगे, ठीक है। इसका एक बार वेन डायग्राम बना के देखें, इक्वल होता है कि नहीं। पहला वाला बनाते हैं, चलिए ए और बी बना लेते हैं। ए और बी, ए यूनियन बी मतलब जो ए में है तो ठीक, बी में है तो ठीक, और दोनों में है तो और अच्छा। तो ये हो गया ए यूनियन बी, करेक्ट। अब इसका डैश करना मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ करके सारा। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है व्हाइट वाला, ये हो गया एक्चुअल में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको बना के देखें एक बार, चलिए बनाते हैं। ए बी, दोनों का पहले इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन करेंगे तो ये बीच वाला आएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, गलत हो गया, एक सेकंड। ए डैश पहले बना लेते हैं, ए डैश। ए डैश मतलब ए को छोड़ करके सारे, हो गया। दूसरा है बी डैश, बी डैश मतलब बी को छोड़ करके सारे, यहां तक। ओके, अब दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो जहां पे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों साथ में है, वो हो जाएगा। तो आप अच्छा से देखो, तो इसको छोड़ो, एक लाइन यहां तक है, यहां तक भी एक लाइन है, तो इसको छोड़ करके ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, यही हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अच्छा से देखो तो यहाँ पे भी सेम चीज है, इसको छोड़ करके ये बाहर वाला था यहाँ आंसर, और ये क्या है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों मतलब सेम है, डी मॉर्गन्स लॉ इज ट्रू। पहले दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। ए बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है। और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बीच वाला छोड़ करके पूरा, सो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको बनाते हैं ए डैश, ए डैश मतलब इसको छोड़ करके पूरा, ओके। नेक्स्ट बी डैश, बी डैश मतलब इसको छोड़ करके पूरा, ओके। और दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है।
यूनियन करना मतलब जहाँ पे ये वाला लाइन है तो भी चलेगा, ये वाला लाइन है तो भी चलेगा, और कहीं सिंगल लाइन है तो भी चलेगा। तो आप अच्छा से देखो कि ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको छोड़ करके हर जगह पे कम से कम एक लाइन है। मतलब इसको छोड़ करके जो जितना ये सब पूरा है, दिस इज एक्चुअली ए कॉम्प्लीमेंट इंटर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये दोनों देखो कि बीच वाला छोड़ करके पूरा, और यहाँ पे भी बीच वाला छोड़ करके पूरा, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ वर्क्स। इसको प्लीज मेमोराइज कर लेंगे, ये डी मॉर्गन्स लॉ प्रोबेबिलिटी में बहुत क्वेश्चंस को इजी कर देता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस, लेट यू इज दिस, ए इज दिस, बी इज दिस, सी इज दिस। लिख ले, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट। ए दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 2 4 6 8, सी दिया हुआ है 3 4 5 6, डी नहीं है। अच्छा इतने ही। क्या क्या निकालना है? पहला जो निकालना है वो दिया हुआ है फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें से मैं किसी एक दो को बना देता हूँ। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है मगर यूनिवर्सल में है, तो 1 नहीं ना, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 6 7 8 9। तो ए डैश में आ जाएगा 5 6 7 8 और ठीक है। वैसे ही बी डैश निकल जाएगा, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। एक इसमें से थोड़ा देखने वाला चीज है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। इसको एज ए प्रॉपर्टी भी याद रख सकते हैं। देखें इसका कॉम्प्लीमेंट करें फिर से, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें जो है उसको हटा करके ये पूरा, तो वापस से 1 2 3 4 नहीं आ जाएगा, 1 2 3 4 बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है ए। इसको प्लीज याद रखेंगे। ओके, इसको यूज करते हुए ये बताओगे कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो? यू, करेक्ट, यू का कॉम्प्लीमेंट 5, ऐसे भी सोच सकते हो आप। आगे बी सी और बी माइनस सी, बी माइनस सी मतलब जो बी में है सी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब 3 नहीं है उसमें, 4 है उसको हटा दो, 5 नहीं 6 हटा दो, तो बचा 2 और 8। पर ये नहीं निकालना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो आ जाएगा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 और 8 हटा दो, इससे 2 और 8 हटा दो, बचा 1 3 4 5 1 4 5 6 7 9। ओके, ऐसे ही बाकी क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। ये तो मैंने पहले ही बना दिया, ये जो बनाया ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है इसमें आ जाएगा, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा इमेज भी है। ओके नेक्स्ट, तो ये इंट्रोडक्शन था सेट्स का। अगर आपको मिसलेनियस, पूरा मिसलेनियस का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताना। और सारे चैप्टर्स का मिसलेनियस का मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।